नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन एनटीपीसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप 1 या 1.5 साल या 2 साल से क्या पढ़े हैं उसका अभी ही ज़्यादातर यूटिलाइज होगा। देखिए, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि 1-2 साल जो पढ़े उसका यूटिलाइज होगा, क्योंकि क्या होगा ना कि आप अगर अभी नया चीज़ पढ़ेंगे तो जो पुराना चीज़ का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो नहीं कर पाएंगे। मैं चीज़ों को समझाऊंगा, थोड़ा सा आपके लिए ये वाला चीज़ें कम्प्लेक्स हो गई होगी कि पुराना नया क्या बोल रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कुछ पढ़ा है तो उसको रिकॉल करने की आवश्यकता है। नया कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नया में आपको क्या पढ़ना है, जो मैंने बताया था करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैंने आपको लिख के दिए हैं, पूरा बोर्ड पे सजा के बताए थे, ये टॉपिक पढ़ना है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है कि कौन से करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको पढ़नी है, तो वो एक बार देख लेंगे। आप देख लेंगे 2-4 वीडियो पहले ही मैंने इसको अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो पुराना जो आपने पढ़ा है यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या आपके जितने भी इकोनॉमिक्स जो भी चीज़ें होती है जनरल अवेयरनेस में, मैथ्स में जो भी अर्थमेटिक एडवांस होते हैं, रीजनिंग में जो भी आपके होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल, जितने भी चीज़ें आपने पढ़ी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ी है, वो भी जो सिलेबस में है उसको अब आपको रिकॉल करना है। ऐसा तो नहीं है कि पढ़ा और छोड़ दिया, कहीं आपने नोट्स तो बनाया होगा, ठीक है। मैं मानता हूँ मैथ्स का नोट्स नहीं होता है, रीजनिंग का नोट्स नहीं होता है, लेकिन आपने जीके वगैरह, ये जो साइंस वगैरह है उसका तो आपने नोट्स बनाया होगा। तो उसी नोट्स से पढ़ना है और जिस बुक से आपने पढ़ा है, टिक लगा के पढ़ा है, उसी पॉइंट को आपको पढ़ना है, ठीक है। मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है। आपको मैं बताऊं कि अगर आप ट्रिगोमेट्री नहीं पढ़े हैं, आप सोच रहे हैं ट्रिगोमेट्री को अभी पढ़ लें, तो आपके लिए हौच पौच चीज़ें हो जाएगी। आप ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं और अभी आप पढ़ेंगे, ट्रिगोमेट्री का हो सकता है कि आप फार्मूला वगैरह रट ले, तो वो अलग मैटर है। लेकिन अगर आप अभी पढ़ते हैं तो आप सिर्फ डिमोटिवेट होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप नया पढ़ेंगे तो थोड़ा उसमें एफर्ट की आवश्यकता होती है। और अभी का जो समय है एफर्ट का नहीं, आपका जो समय है रिवीजन का समय है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं कि एक महत्वपूर्ण फैक्टर ये आ जाता है कि हमें मॉक देनी चाहिए कि नहीं, और लगातार मॉक देनी चाहिए। देखिए, अगर आपके पास स्टेमिना है 6 से 7 घंटा पढ़ने की, अगर आपके पास उतना शक्ति है, आप पढ़ सकते हैं 6 से 7 घंटा, या आपका मतलब कि ये कहें कि आपको जॉब्स अगर नहीं करते हैं या टाइम आपको सफिशिएंट मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे भी बंदे होंगे जो कहीं ना कहीं कमा रहे होंगे, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं पार्ट टाइम कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे हमारे ही दोस्त ऐसे हैं, मैं भी कोई मतलब कि ये कह सकते हैं कि इतने बड़े फैमिली से नहीं बिलोंग करता हूँ कि हमारे दोस्त बड़े बड़े होंगे। मतलब कि आपको मैं बताऊँ कि मेरा दोस्त दिल्ली जाके कमा रहा है एक मतलब कि फैक्ट्री में, समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो गलत कर रहा है, परिस्थिति ऐसा उसको ला दिया है कि वो दिल्ली जाके 14-15 हज़ार फैक्ट्री में या जो भी होता है उसमें कमा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं उस रिस्पेक्ट से भी बात कर रहा हूँ कि जैसे मेरा दोस्त अगर वहाँ पे जा रहा है कमाने के लिए, तो आप लोग में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सब यहाँ पे मतलब कि उस तरह के फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे 1 साल कुछ कमाई ना हो तो पर भी नहीं कुछ फ़र्क पड़ता है। मुझे पता है कि 1 साल के अंदर आपके फैमिली का सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी होगी, जिनका मतलब कि मैं सभी का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनको टाइम नहीं मिलता है, उनको ऑब्वियस टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर भी इतना भी तो नहीं है कि 3-4 घंटा नहीं मिलता है, तो आप ज़्यादातर अपने रिवीजन पे फोकस करें, आप मॉक पे मत जाइए। हाँ, जिनके पास टाइम मिल जाता है 7-8 घंटा वो पढ़ाई कर सकते हैं, तो वो मॉक लगा सकते हैं। और मॉक डेली मत लगाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, डेली मत लगाइए। कम से कम तो 2 दिन का गैप रखिए, और जो भी मॉक लगाइए उसके बाद एनालाइज कीजिए कि आपके कौन से पॉइंट वीक हैं, और उसके जो चुनिंदा ईजी वाले क्वेश्चन है वो करने की कोशिश कीजिए। जैसे अर्थमेटिक में अगर रेशियो के क्वेश्चन आपके कम बन रहे हैं या थोड़ा सा उसमें लेंदी हो रहा है आपके लिए, तो आप उसके जो इजी वाले प्रश्न है ना, कोई भी बुक उठाइएगा तो एक इजी सेक्शन रहता है, एक थोड़ा सा मॉडरेट, उसके बाद हार्ड लेवल, बहुत सारे ऐसे बुक मिल जाते हैं। आप राकेश जी का भी बुक लीजिएगा या किरण का भी बुक लीजिएगा, तो वैसे कैटेगरी वाइज बांटा रहता है, ठीक है। तो
आप इजी वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन बूस्ट होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि आप एग्जाम में देखेंगे, इस बार का एसएससी देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आए थे मैथ्स में ना, बहुत सारे बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि 200 में 200 कर लेंगे, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि जो एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है या हाइप क्रिएट कर दिया जाता है कि इतना तगड़े तगड़े क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो आप कैसे कम्पिटिट कर पाओगे लोगों के साथ, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो सेक्शन कमज़ोर है। तो उसमें हलवा वाला क्वेश्चन बनाएंगे तो वो कैलकुलेशन आपको मजबूत कर देगा और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट करेगा। और वैसे ही लगभग क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट आएगा। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस रहेगा तो मॉडरेट वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि जो भी टॉपिक बिक है उसके बिक क्वेश्चन को ही लगाइए, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है उसी को लगाइए, उसके एडवांस लेवल को टच कीजिएगा तो आप सिर्फ डिमोटिवेट फील कीजिएगा और जो भी आपको आता रहेगा वो भी आप वहाँ पे गलत कर देंगे। तो ये मैथ्स का स्टडी हो गया। मैंने आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का स्टडी बता दिया कि जो आपने टिक कर रखा है या जो आपने नोट्स कर रखा है, जितना भी आपने पढ़ रखा है उसी को रिवीजन करना है, ठीक है। और बुक के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कौन कौन से बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस पर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है। अगर आपको लगता है कि आप वीडियो को सर्च नहीं कर पाएंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि कौन से बुक से आपको स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। उस पर भी मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया कि टोटल 15 दिन का स्ट्रेटजी क्या करनी है। सबसे पहले तो कूल रखनी है अपने आप को कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है कि अगर आपका सिलेक्शन, भगवान ना करे ऐसा हो कि आपका सिलेक्शन ना हो, कि अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो दुनिया का मतलब कि दुनिया आपके लिए ख़त्म हो गया। भाई अपन जीने आए हैं और जीने आए हैं तो ये जो एग्ज़ाम वगैरह ना मैन मेड चीज़ है, और मैन मेड चीज़ है तो वो हमारे लिए सिर्फ इल्यूजन है, एक पार्ट है लाइफ का। हमारा मेन उद्देश्य पृथ्वी पे जन्म होने का क्या है कि हम जितना लाइफ हमें मिला है उतना अच्छे तरीके से, क्वालिटी तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। ये नहीं कि आपको जो लाइफ मिला है उसमें आपको आईएएस निकालना है, ये निकालना है, ऊपर वाले ने भेज के मतलब भेजा है आपको बोल के कि जाओ बेटा नीचे जाओ, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, यूपीएससी क्रैक करो, या आप ग्रुप डी का नौकरी करो, या ये करो। उसको भी नहीं पता है, ऊपर वाले को भी नहीं पता है कि नीचे क्या क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें होती है ना, इसको लाइफ का एक पार्ट मानो, ना कि लाइफ ही मान लो। एग्ज़ाम है, मैं मानता हूँ कि एग्ज़ाम से आपके थोड़ा बहुत लाइफ सुधर जाएगी, लेकिन ये भी गारंटी नहीं है कि जॉब करने के बाद आप मतलब कि उस तरह का लाइफ जीने लगोगे, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे आईएएस आईपीएस सुसाइड कर लेते हैं। भाई उनको क्या कमी हो गई, समझ रहे हो ना। तो ये आप मान के चलो, कूल करने के लिए अपने दिमाग को ये बैठा लो कि ये लाइफ का पार्ट है, नथिंग, कि ये नहीं कि ये पूरा लाइफ है, ठीक है। अगर नहीं निकलता तो नहीं निकलता, क्या फ़र्क पड़ता है। ऊपर वाले को तो थोड़े ना पता है कि आपसे कौन सा ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं निकला या एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं निकला। ऊपर वाले ने तो आपको भेजा सिर्फ लाइफ जीने के लिए, थोड़े ना बोला है कि आपको ये क्रैक ही करनी है। हो सकता है बाद में कुछ और भी मिल जाए, ठीक है ना। तो मतलब कि अपने आप को लाइट फील करने के लिए इसको इतना एकदम से हाइप क्रिएट नहीं कर देना है कि ये अगर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो कुछ भी नहीं होगा। और जहाँ तक बात रही समाज की कि समाज वाले क्या कहेंगे कि बूढ़े हो गए, 35 वर्ष हो गया, 34 वर्ष, भाई अगर ये दिमाग पे लेके जियोगे ना, ज़िंदगी भर वैसे ही रहोगे, ठीक है ना। बाद में जब आपका थोड़ा सा एज हो जाएगा, 45-50, जब उम्र हो जाएगी कि अब चलो अब तो भगवान यमराज बुलाएंगे ही, तो बाद में रियलाइज होगा भाई मैंने 45 साल 40 साल तो ये सोच के गुजार दिया कि करना क्या है, समाज क्या सोचेंगे। उसके बाद रियलाइज होगा कि काश उस दिन मज़े कर लेते तो ज़िंदगी में बाद में वो शिकवा शिकायत नहीं होता कि हमने ज़िंदगी अच्छे से नहीं जिया। कहने का मतलब ये है कि आप इसको एक एग्ज़ाम के तौर पे ही अपने दिमाग में बैठाएं, ना कि इसको एक लाइफ मान लें, ठीक है। तो मैंने बताया कि अब आपको 15 दिन काम हो के जो पढ़ा, जितना पढ़ा उसी पे कॉन्फिडेंस होके जाइए कि बस निकाल जाए, मतलब कि निकल जाएगा। हम लोग क्या करते थे जब सेमेस्टर होता था तो कभी नहीं पढ़ते थे, 6 महीने के बाद सेमेस्टर होता है, जब लास्ट नाइट आता था कि एग्ज़ाम देने जाना है तो गेस पेपर निकालते थे और ये मान के चलते थे कि अरे ये नहीं होगा तो बैक जाएगा, और क्या बैक मतलब कि फेल हो जाएंगे इस पेपर में, अगली बार मौका मिलेगा। मतलब कि यार ठीक है, जिएंगे आराम से, मतलब कि ज़िंदगी जिएंगे, और ऑब्वियस निकल गया। तो आप किसी भी चीज़ को उतना हाइप क्रिएट मत कर लो कि आप पे प्रेशर बन जाए और आप जीना छोड़ दो, ठीक है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इस 15 या 18 जो भी दिन बचे हैं, पुराने वाली चीज़ों को रिवाइज कीजिए और बिंदास जिए, कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ ऊपर रखिए, ठीक है। आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा।
तो फिर भी आपको लगे कि क्या वीडियो में कमी रही, क्या आपको चाहिए, किस तरह का वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो ज़रूर बना दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।